बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्राइसिस से गुजर रही है और आए दिन एक नया बहरान जो है आपको सियासी एतबार से दिखाई देता है, जिसके असरात स्पेशली हमारी मईशत के ऊपर पड़ते हैं। और आजकल जबकि गर्मी का जोर अभी चूंकि जून जुलाई तो दूर है, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर गर्मी का एक जोर है। और उसके बरखिलाफ अगर हम देखें तो बिजली का बहरान मुल्क के अंदर शिद्दत अख्तियार कर गया है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट है, कमर्शियल सारिफ है या डोमेस्टिक सारिफीन है, तमाम ही परेशान है। लेकिन जो बहरान है सियासी वो थमने का नाम नहीं लेते। पंजाब की अगर हम बात करें तो आज भी एक इंटर कोर्ट अपील जो है गवर्नर ने अपनी जो लीगल टीम के थ्रू वहाँ पे सबमिट की है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो डिसीजन उन्होंने दिया था, गवर्नर को ये उन्होंने डायरेक्टिव दिए थे कि आपने यानी आज के दिन जो वज़ीर आला का ओथ है उसको आप कंप्लीट करेंगे, आप खुद करें या कोई किसी को नॉमिनेट करें। प्रेसिडेंट ने एक खत भी लिखा था इस हवाले से गवर्नर को, गवर्नर ने आज उसका जवाब दिया है। उसमें उन्होंने दोबारा से गाइडलाइन मांगी है प्रेसिडेंट से, बट दिखाई ये देता है। और आज परवेज इलाही साहब की एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा जी कि कोर्ट जो है वो असम्बली के मामलात के अंदर आइन के मुताबिक मुदाखलत नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट की जो रूलिंग होती है स्पीकर की उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो एक आइनी बहरान भी आपको दिखाई देता है, एक कानूनी पेचीदगियां भी आपको दिखाई देती हैं, एक सियासी बहरान भी दिखाई देता है। और इन तमाम बहरानों के नतीजे में एक माशी बहरान जो है, एनर्जी का बहरान जो है, उसका पाकिस्तान जो है इस वक्त शिद्दत से सामना कर रहा है। इन तमाम इश्यूज को हमारी जो अकाबरीन है, हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस तरह से उनको एड्रेस करेंगे, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में साथ हैं जनाब खालिद अमान साहब हैं। आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अमेरिका से आए हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं और जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं अमेरिका के उनके साथ इनका इंटरेक्शन रहता है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप तशरीफ लाए जी। और जनाब हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी जो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर है। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। शाजिया डॉक्टर शाजिया सोबिया साहिबा हमारे साथ, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत बसरा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बसरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। खालिद अमान साहब, पहले थोड़ा सा आपसे बात का आगाज कर लेते हैं। मुझे काइंडली ये बताएं कि ये जो कॉन्स्पिरेसी की बात जो है वो खान साहब करते रहे और अभी तक जाहिर है कि उसके जो साए हैं वो पाकिस्तानी सियासत के ऊपर अभी तक मौजूद हैं, और वो कहते हैं हम एक आज़ाद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बल्कि आज तो एक दुआया तकरीब भी जो है उसका भी एहतमाम किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी हम दिला कर देंगे। तो ये मामला क्या है अमेरिकन इंटरवेंशन का? शुक्रिया वहीद साहब। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मजाक पाकिस्तानी कौम के साथ किया जा रहा है और एक ऐसा बयानिया बिल्ड किया जा रहा है जो कि खान साहब अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये रियासत के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है और रियासत को इसका बहुत देर तक इसको पे करना पड़ेगा। एक खुद साख्ता खत, मिसाल के तौर पर एक फेयरवेल, नहीं खुद साख्ता तो नहीं, डॉक्टर असद मजीद ने तो कहा है कि उन्होंने लिखा है ना, ये तो फिर अमेरिकन ने तो नहीं लिखा ना, तो खुद साख्ता ही हुआ ना। ठीक, क्योंकि एक फेयरवेल इवेंट है जिसके ये तो एक मीटिंग के असेसमेंट रिपोर्ट इसको हम कह सकते हैं जी, कह सकते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट भी नहीं कह सकते। अच्छा। इसको ये कह सकते हैं कि एक फेयरवेल इवेंट था। अच्छा। एक आउटगोइंग एम्बेसडर जो है उसने एक खुद इनवाइट किया और की नोट स्पीकर थे अमेरिकन डोनाल्ड लू, और उन्होंने वहां जो भी गुफ्तगू की, एक तो वो ऑफिशियल नहीं होती, इस तरह की गुफ्तगू होती है जो सही है। और मैं समझता हूँ कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि मैं बीइंग पाकिस्तानी, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के साथ। और जिस तरह ये हुआ है, मैं तो मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि असद मजीद जो थे वो शायद उनको आपकी मुलाकात कभी हुई असद मजीद? जी, मेरी हुई मुलाकात, लेकिन मुझे एक आधी दफा मैं क्योंकि न्यूयॉर्क में होता हूँ, वाशिंगटन में थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वो इतना बड़ा फितना है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक कयास पैदा किया है। क्या ये जरूरी था? मैं कई बार स्टेट डिपार्टमेंट में जाके लोगों से मिला हूं, हमारी डिस्कशन होती है प्राइवेटली
क्या इसको इस तरीके से पहले तो बात ये नोट करके यहाँ नहीं भेजना चाहिए था? ये ऑफिशियल मैसेज था ही नहीं, ये तो एक अनऑफिशियल एक मीटिंग हो रही है, उसके अंदर ख्यालात हैं जो एक्सचेंज करते हैं, उसमें हाश गुफ्तगू भी होती है, उसमें फिलर भी छोड़े जाते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो क्या इसके लिए जरूरी था कि इस तरह की हाश लैंग्वेज जो भी जिस तरह की भी आप उसने उन्हें लिखी? तो आप देखें ना मुल्क कहाँ खड़ा है। खान साहब ने अपने इक़्तिदार की खातर पहले उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया, फिर कोर्ट को इस्तेमाल किया। जब देखा कि उनका तख्त सरक रहा है नीचे से, तो क्या हुआ? उन्होंने जाके कोर्ट में यही कहा ना कि आप ये जो मुनहरफ लोग हैं उनके वोट ना अकाउंट किए जाएं, ये जो इनको नाअहल कर दिया जाए, कोशिश की ना। फिर उसके बाद ये कहा गया कि आप फलां तारीख को 10 तारीख को मैं आ रहा हूँ, फलां जगह पे कौम मेरे लिए आ जाए, मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया। कोई चीज जब उसमें कामयाब नहीं हुई तो फिर आखिर में एक खत लहरा दिया गमर बानो। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा और गुलामी की बात करते हैं, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँगा। 7 तारीख को ये अगर लेटर एक कंस्पिरेसी बकौल खान साहब की थी, तो फिर OIC के जो जहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी 24 को, उसमें आपने रमदे खलीलजाद को क्यों बुलाया गया? फिर उसके बाद अभी एलआई जो आई है हमारी, वो उमर मिनेसोटा से कांग्रेस वुमेन, ये डबल फेसेस है ना। और खान साहब अपने मकासद हासिल करने के लिए कौम को लालीपाप दे रहे हैं, और हमारे नाइव लोग जो हैं जो प्यार करते हैं खान साहब से, वो समझते हैं खान साहब बहुत सच्चा इंसान है। यू जस्ट इमेजिन के जो भी बातें खान साहब ने की हैं, एक वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। और आप अपने ग्रेसफुली इमरान खान साहब को जब पता चला कि वो उनके लोग उनको छोड़ गए, ग्रेसफुली एक साइड पे हो जाना चाहिए था। खान साहब कहते हैं वो यूरोप के अंदर उनका बड़ा ताल्लुक है। चले मैं आपकी तरफ आता हूँ। बसर साहब मुझे काइंडली ये बता दें कि ये पंजाब का जो क्राइसिस है ये किधर जाके रुकेगा? वहीद भाई पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले बसर साहब लाइन पे है? जी बिल्कुल लाइन पे हूँ वहीद भाई। मैं इस जवाब देने से पहले अभी खालिद साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज बहुत स्लो है, ये एडजस्ट कर लेते हैं हमारी जो टीम है जी। अभी अब आप देखिए वहीद भाई, अभी अवान साहब जो शहादत फरमा रहे थे, जी जी, इनका कसूर नहीं है। जाहिर है इन्होंने जिस आइन की वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, जिस धरती माँ का हलफ उठाया, उनकी ये जुबान बोलेंगे। इनको ये इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम मुसलमान कौम जो है ना, वो हमारी आज जो इस जगह तक चले गए, नहज तक पहुंच गए, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम गुलामाना कौम ज़हनियत के लोग हैं। ये अवान साहब अपने बच्चों को भी यही कहेंगे कि बेटा अमेरिका 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 का नाम लेना, अल्लाह का नाम नहीं लेना। अमेरिका का नाम लोगे डॉलर मिलेंगे, अमेरिका का नाम लोगे पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मेरे को कहूंगा अपना ये भाषण इधर रखें। और वो मेरे ख्याल में इन्होंने देखा नहीं है कि वाशिंगटन में, कनाडा में, जर्मनी में, लंदन में इतने बड़े एहतजाज पाकिस्तान जो छोड़ देना, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। अच्छा, ये अभी फरमा रहे थे, ये बहुत बड़े दानिशवर ये फरमा रहे थे कि वो तो ऐसे फजूल बात है। इनसे ये पूछा अगर ये फजूल बात है तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें जो, चले हम तो एक पार्टी है ना, सियासी पार्टी है, जो वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, बाकी जो, लेकिन उन्होंने कहा ये कोई साजिश नहीं हुई है। भाई मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए, बात मुकम्मल करने दीजिए। उन्होंने ये कहा, दूसरी बसर साहब, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो खान साहब के ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है, एक छोटी सी बात कर लूँ ना, आपने बताया ना, ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी आपने बताया, ये गुलाम पाकिस्तानी है, ये अमेरिका का पिट्ठू है। मेरी बात मुझे पूरी करने दीजिएगा। अगर ये आप इन पाकिस्तानियों से सारा पैसा जमा करके, खान साहब ने हॉस्पिटल्स बनाए, शौकत खानम बनाए, उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तानियों के पैसों से किए, आप इनको जो है वो गद्दार कह रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आया। जी जी वहीद भाई, मुझे मुकम्मल करने दें। इनको डॉलर चाहिए, इनको अमेरिका में गए, जाके वहां पे जो बाइडन के पांव पकड़े कि माई बाप मुझे भी आपने शरीयत दी, मेरे बच्चों को देना, उनके बच्चों को देना। इनको इससे पाकिस्तान से क्या लेना देना यार, जिसको आपने बिठाया हुआ है। बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प की जो बात कर रहे हैं, वो अभी ये कह रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात पे है, असद मजीद को उन्होंने फितना कह दिया, एक मुहिब्बे वतन इंसान को फितना कह दिया। और इनको मैं क्या कहूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के पास पासपोर्ट नहीं है, ये असद मजीद को फितना कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको इस बात पे। और दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, बसरा साहब, आपकी सारी बातों का सर आंखों पे, आप देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर
اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی پارٹی کے چیئرمین چندے اکٹھے کرتے ہیں. 99% سن لیں اب IMF کے پاس آپ لوگ جاتے ہیں, ساری ان کو جواب دینا چاہوں گا. ان سے پیسہ لیتے ہیں, پھر وہاں سے واپس آ کے کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں جب ٹرمپ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. مجھے دیکھیں آپ دیکھیں ابھی 3 آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں پہلے ہی, یہ 1 and 4 کا مقابلہ ہے, ذرا مجھے بات کر لینے دیں. آپ ان کا ساتھ رہا, یہ کافی ہے تینوں, یہ تینوں جو بیٹھے یہ کافی ہے. ابھی تو بولے ہی نہیں ہے آپ ابھی سے. آپ وہ خان صاحب تو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. گھبرا تو ہم رہے ہی نہیں ہے, گھبرانے کا ٹائم تو ان کا ہے. سارا گند ایک ٹوکرے میں اکٹھا ہو گیا ہے. میری بات سن لیں, پھر میری بات ذرا سکون سے سن لیں, میں پھر کہنے لگا ہوں کہ خدا را جب اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب انسان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, وہ ہر طرح کے پریشر سے, ہر طرح کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے. ہمیں قوم کو شیز الفقار علی بھٹو کو انہوں نے نعرہ لگایا اپنی آزادی کا, خود مختار پالیسی کا, کیا ہوا؟ ان کی گردن اتنی لمبی کر دی گئی, اور وہ ضیاء الحق جو آج دنیا سے گیا ہے اس نے ایک سازش کر کے ان کی گردن لمبی کر دی. آج بھی میں کہتا ہوں کہ خدا را جانے دوں. اور ضیاء الحق کا حادثہ کس نے کروایا تھا؟ وہ بھی ظاہر ہے, ہمیں یہ خالد صاحب کو یہی بات میں نے بتانی تھی. وہ کسی کے نہیں ہے, وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں خالد صاحب. جس دن ان کو لگا نا کہ آپ بھی ان کے پٹھو نہیں ہیں, آپ کی شریعت بھی فارغ کر دیں گے جس طرح ضیاء الحق کو انہوں نے طیارے میں مروا دیا تھا. چلیں میں پھر آتا ہوں. میں بصری صاحب آپ کی طرف, میں پہلے ران صاحب مجھے کائنڈلی اس کے اوپر اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیے جو ابھی بات ہو رہی ہے, پھر ہم پنجاب کے اوپر آ جاتے ہیں. جی دیکھیں, جو یہ خود مختاری کی بات کر رہے ہیں, 20,000 ارب کا انہوں نے قرضہ لیا, کشکول لے کے کون سا ملک انہوں نے چھوڑا, یہ خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کو IMF کے پاس بدترین شرائط کے اوپر حامی بھری, یہ خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. PIA کا جہاز جو ہے ملیشیا میں ضبط ہو جاتا ہے, کون سی خود مختاری کی یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ خود مختاری کی نشاندہی ہے پاکستان کے لیے؟ کوئی خدا کا خوف کرے. ریلوے کا پٹھا بٹھا دیا, PIA کا پٹھا بٹھا دیا پوری دنیا کے اندر. ہر ادارے میں منفی پرفارمنس ہے, مہنگائی کی جو ہے وہ شرح حد سے باہر ہو گئی. ایک عام آدمی کا بجٹ عزت سے چلتا تھا, اس کی زندگی تباہ کر دی. یہ کون سی خود مختاری دے رہے ہیں عوام کو؟ یہ باتوں کی خود مختاری دے رہے ہیں, یہ جھوٹ اور فریب کی خود مختاری دے رہے ہیں. تو خود مختاری قوموں کو اس طرح نہیں ملتی. خود مختاری ایک مضبوط معیشت سے ملتی ہے جو ہم نے دی 2013 سے 18 میں, اور انشاءاللہ اب ہم معیشت کو مضبوط کریں گے. خود مختاری جو ہے جب آپ کا انڈیا نے کشمیر کے اوپر قابض ہو گیا تو ایک آپ جو ہے انٹرنیشنل آبزرور وہاں نہیں بھجوا سکے. CPEC جیسا پروجیکٹ جو تیز ترین رفتار پہ چل رہا تھا اس کو تباہ کر کے رکھ دیا, سست روی کا شکار کر دیا. کون سی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں یہ اب مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے پاس یہ ایک جھوٹا بیانی ہے. دوسرا, ان کے پاس ٹائم بڑا کم ہے کیونکہ ان کے دن بدن کرپشن کے سکینڈل جو ہیں وہ آنے, جو انہوں نے کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق کرپٹ ترین حکومت پچھلے 10 سالوں کی یہ ہے. آج تو فرح خان صاحب کے خلاف تحقیقات کا بھی جو ہے وہ نیب نے آغاز کر دیا. جی میں صرف بات, ایک ان کا فیک بیانیہ, دوسرا ان کے کرپشن کے سکینڈل, ان چیزوں کے اوپر پردہ ڈھکا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جلدی سے الیکشن کرا دو, اس سے پہلے کہ یہ سب ان کی پکڑ دکڑ ہو جائے. پرفارمنس تو ہے کوئی نہیں, پرفارمنس تو ایک ڈھیلے کی نہیں ہے, 0/0 پرفارمنس ہے. تو یہ دیکھیں, یہ باتیں عوام جو ہے ان کو آپ اشتعال ڈال کے, ملک کو تقسیم کر کے, لوگوں کے دلوں میں جھوٹ بھر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فتح ہو جائے گی سیاست میں. یہ پاکستانی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے. ان کے یہ سارے جو جھوٹے بیانیے یہ فاش ہوں گے اور پھر ان کی کرپشن عوام کے سامنے لائی جائے گی. ابھی تو فرح خان نکلی ہے خالی, ابھی تو وہ جو ہے وہ قلعے گاڑ رہی ہے کرپشن کی. یعنی کہ ایک تو کرپشن بھی کی اور اس پیسے لیکن ران صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ فرح صاحبہ کے پاس تو کوئی آفیشیل عہدہ نہیں تھا نا. یہی ان کے گھر کی بندی تھی. آفیشیل عہدہ ان کا یہ تھا کہ وہ ان کے گھر کی بندی تھی, وہ ان کے انر سرکل کی جو تھی وہ ممبر تھی. یہ ان کا آفیشیل عہدہ تھا. یہ تو سب سے بڑا آفیشیل عہدہ ہے کہ یہ ان کے انر سرکل کی فرح خان جو تھی ممبر تھی,
اور کرپشن کے پیسے لے کے اس کو پھر رنگ روڈ کے وہاں زمینوں میں انویسٹ کیا گیا کیونکہ وہاں سے اس کرپشن کے پیسے کو دگنا کرنا تھا. تو یہ تو ابھی پہلی کہانی پہلی کڑی شروع ہوئی ہے. توشہ خانہ بھی آیا, عوام نے دیکھا کس طرح پاکستان کی خود مختاری کی دھجیاں اڑائی گئی کہ تحفے بیچ دیے گئے, اور پھر کہتے ہیں ہم نے 50% پہ خریدے. جھوٹ بولتے ہیں. 14 کروڑ کا 50% نہ 3 کروڑ بنتا ہے, اور پھر بیچے 18 کروڑ روپے میں. اور پھر وہ وہاں جا کے انہوں نے تحفے دیے, ان کو لوگوں نے بتایا کہ یار آپ کے تحفے تو یہ بیچتے پھر رہے ہیں. یہ کون سی خود مختاری ہے؟ یہ کون سی خود مختاری کی یہ بات کرتے ہیں؟ یہ سارا جھوٹ فریب. ٹھیک ہے رحان صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی لے لوں, شامل کر لوں گفتگو میں. تھوڑا سا کچھ ساؤنڈ کا بھی ایشو آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا کہیں گی, یہ جو سازش کی بات ہوتی رہی ہے, اور اب تو خیر خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ ان کا فوکس ای سی پی کے اوپر بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. پچھلی جو چند انہوں نے تقاریر کی ہیں اس میں امریکہ کا نام تو انہوں نے کم لیا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. تھینک یو. دیکھیے سب سے پہلے تو مجھے عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے کہ دیکھیے جی ان کے منسٹر آف کمیونیکیشن آتے ہی انہوں نے سی پیک کے اوپر حملہ کیا, اور جو ہمارے پڑوسی ملک تھے جنہوں نے اتنا فیور دیا کہ سی پیک ایک گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے, اس کو انہوں نے رکوا دیا. دوسرے جی ان کے بہت زیادہ ہائی کوالیفائڈ جن کی ڈگری بھی جعلی تھی, منسٹر آف ایویشن, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی چیز کے کہ جی فیک ڈگری کے پائلٹس جو ہیں وہ پی آئی اے میں بھرتی کیے گئے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو پاکستان کے امیج کو دھچکا پہنچا, جو پی آئی اے جو پاکستان کا نیشنل کیریئر تھا اس کو دھچکا پہنچا. لیکن اینڈ میں جب انکوائری ہوئی تو کوئی چیز نہیں نکلی. تو دو بڑے ان کے جو بہت کمپیٹنٹ منسٹرز تھے وہ اس طرح سے آئے. پھر ان کے جو ریلوے منسٹر تھے ان کے ہوتے ہوئے 70 سے زائد جو ہیں وہ حادثات ہوتے ہیں. پھر ان کی منسٹری چینج کر کے ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیتے ہیں. انٹیریئر منسٹر بنتے ہی ہماری پاک فوج کے اوپر حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چائنیز انجینئرز کے اوپر حملے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور دہشت گردی بڑھ جاتی ہے. یہ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے. جہاں یہ جلسوں میں جا رہے ہیں کم سے کم اپنے لوگوں کو, اپنی جو باشعور عوام جو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی باشعور سپورٹر اور عوام ہے, میں سمجھتی ہوں واقعی وہ باشعور ہیں, ان کو اپنی ذرا پرفارمنس بھی بتا دیں کہ ہم نے جو ہے 3-3.5 سال میں صرف پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. عالمی سازش کی ضرورت نہیں تھی ہمیں. ہم نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے کام شروع کیا تھا, لیکن انڈیا کی خارجہ پالیسی اور انڈیا کی قوم کی خودداری پہ ہم نے اپنا کام ختم کیا ہے. الحمدللہ ہم نے اسٹیٹ بینک جو ہے آئی ایم ایف کو بیچ دیا ہے, اور کشمیر جو ہے ہم نے انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا ہے. اور یہ اپنا وہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو ٹرمپ کے ساتھ ٹہلے مار مار کے وائٹ ہاؤس میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی, اور جس سے واپس آ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے لایا ہوں, وہ ذرا سب کو بتائیں اپنے جلسوں میں, بجائے اس کے کہ اپنے اداروں کے خلاف ان کو بھڑکائیں, اپنے اداروں کو گالیاں دیں, پارلیمنٹ کو برا بنائیں, آئین شکنی کریں. ذرا اپنی پرفارمنس بتا دیں. 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے آپ آئے تھے, 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ آپ نے کیا تھا, 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا آپ نے کہا تھا. 90 دن میں کرپشن تو آپ نے ختم نہیں کی, لیکن اکارڈنگ ٹو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ہم 117 سے 124ویں نمبر پہ آ گئے الحمدللہ. اور کرپشن میں آپ کی جب ہم شروعات کرتے ہیں, چینی, آٹا, گندم, دوائیوں کا اسکینڈل, اس کے بعد رنگ روڈ اسکینڈل, پھر جب آپ کے اوپر آتے ہیں بات تو آپ کے جو وسیم اکرم پلس تھے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ ساری جو بات آپ بڑی جو جماعتیں ہیں ان کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی ویسٹ کے اندر جائیدادیں ہیں. آپ لوگ ظاہر ہے کہ اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے ان کے خلاف بات نہیں کریں گے. جی عمران خان نیازی صاحب سے کہیں نا ذرا یہ بتا دیں کہ جب ایک پاکستانی نژاد صادق خان لنڈن میں میئر کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ گولڈ سمتھ کے فیور میں کیوں کیمپین کرنے گئے تھے؟ اور اس کے علاوہ جو آپ کے منسٹر وہ شاید ان کے بچوں کے ماما تھے نا, مامے جی کے لیے, تو وہ پھر کر سکتے ہیں نا کیمپین, اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ڈیول نیشنل کے پارلیمنٹیرین سے ان سب سے کہیں کہ جو ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے وہ سارے پاسپورٹ جلا کے
आ जाए, पाकिस्तान में रहें। तो ये सारी चीजें हैं कि ये अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देंगे। हम तो वो लोग हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान गंवाई। वो इसीलिए तो कहते हैं कि इमरान खान साहब भुट्टो साहब के बाद सबसे पॉपुलर लीडर है और वो अमेरिका को आंखें दिखाने वाले उसके सामने खड़े होने वाले हैं। को ना एनआईसी दिया, ना पासपोर्ट दिया, तो ये भुट्टो साहब ना मर के बन सकते हैं, ना जीते हुए बन सकते हैं। चले भुट्टो साहब की चले एक शॉर्ट ब्रेक, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, इजाजत दें, क्विकली शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खालिद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता था जी। कि जिस तरह की गुफ्तगू बसरा साहब ने सती और घटिया गुफ्तगू की, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मेरी लीडरशिप ने मुझे ये नहीं तालीम दी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने हम वर्करों को ये तालीम नहीं दी। इनको भी दी थी तालीम, लेकिन लगता है इनके ऊपर जिस तरह का इनका लीडर है ना वल्गर, तो उसका असर इनके ऊपर आ गया। जिस तरह की इनकी गुफ्तगू थी, ये वो फिर ये हर बात झूठ की बुनियाद पे करते हैं। मेरे ऊपर फौरन इन्होंने इल्जाम लगा दिया पासपोर्ट का। इनके पास क्या वो गारंटी है? ये कैसे जानते हैं कि मेरे पास कौन सा पासपोर्ट है? ये हर बात झूठ की बुनियाद के ऊपर करते हैं। और उस वक्त इनकी गैरत कहाँ थी, इनकी और इनके लीडर की, जब ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्टेट बैंक है पूरे का पूरा अमेरिका को दे रहे थे। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, पाकिस्तान तो कर्ज तक नहीं ले सकता। उस वक्त गैरत इनके पास नहीं थी। फिर मैंने जैसे पहले कहा कि खान साहब वहां जाके अमेरिका में डॉलर लेने के लिए जब वो उनसे मरासम बढ़ाते थे, गुफ्तगू करते थे, जलसे करते थे, वहां गैरत नहीं जागी। वो कौन से डॉलर थे जो वहां से हासिल कर रहे थे? और ये बात भी गलत है, इनको पता ही नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं कि चंद लोगों को आपने मराद दी थी, उन्होंने आप आज़ाद शाह से ज्यादा शाह का वफादार जिस तरह आप हैं, उन्होंने भी अपनी हाजिरी लगाई। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बसरा साहब, ट्राई स्टेट के अंदर 3 लाख लोग रहते हैं। पहला एहतजाज जो है 7 लोगों का था, जिसके अंदर एक आदमी ने यह कहा कि नहीं, अमेरिका ने कोई कंस्पिरेसी नहीं की। वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लोग कह रहे हैं। और बाकी जो दूसरा एहतजाज था न्यूयॉर्क के अंदर 100-150 बंदों का एहतजाज था, वाशिंगटन में 100-150 से ज्यादा हो गए। वी आर ओवर 500,000 इन 3-4 स्टेटों के अंदर। तो उसमें 200-400 पाकिस्तानी कितने होंगे अमेरिका में? 7-8 लाख लोग हैं हम इस वक्त। और ये 200-400 लोगों का एहतजाज जो है ना, इसको आप कैश करने की कोशिश मत करें। आप समझते हैं कि लोगों को लालीपॉप दे के, बहुत शरीफ और बड़े नाइस लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो समझते थे कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है। जो आप एक्सपोज होते जाएंगे इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी, और जिस तरह आपका चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और हो रहा है, उनको समझ आ जाएगी हमारे सीधे साधे लोग पाकिस्तान की मोहब्बत और प्यार में। आपने मुझे ताने दिए डॉलरों के, शर्म आनी चाहिए इस तरह की गुफ्तगू करते हुए आप जैसे लोगों को। आप हमसे ज्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इस तरह की तानाजनी करते हैं। चले, पता नहीं अब बसरा साहब को आवाज जा रही है? अब शायद ना जाए। अभी बिल्कुल आएगी, घबराओ ना, तो मैं तसल्ली करके कर लांगा बात करो। मैंने ठोका ना से मेरी लीडरशिप ने एक रास्ता भी देता है। चले, इंसान का किरदार कितना कि पीपल पार्टी छोड़ के अपने मफाद वास्ते गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ किरदार का पता है सानू। पीपल पार्टी ने छोड़ के अवान साहब आप जी बसरा साहब प्लीज गो अहेड। इनका जो मकरूज चेहरा है वो सामने आ गया इनकी जुबान पे। देखो कैसी बदतमीज गुफ्तगू, नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के बदतमीज गुफ्तगू कर रहे। ऐसे लोगों को आप टीवी के ऊपर बुलाते हैं, तमीज नहीं है गुफ्तगू करने की। क्या से ज्यादा शाह का वफादार मर्द है तो इधर आ। वो कह रहे मेरी लीडरशिप ने मुझे भेजा है। मेरी लीडरशिप ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी बदतमीजी की करने की। बात सुने, जो तुम्हें दे रहा है वो तुम्हारा लीडर। चले, वॉच योर लैंग्वेज, वॉच योर लैंग्वेज। खालिद साहब प्लीज, वॉच योर लैंग्वेज। खालिद साहब बड़ी खुशामद कर ली, बड़ी खुशामद कर ली अमेरिका की भी, अपने लीडरों की भी। अब मुझे बात करने दें। चलें प्लीज गो अहेड। भाई बात बड़ी क्लियर है साहब प्लीज। बात बहुत क्लियर है कि दूध का दूध पानी का पानी होना है। हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत नहीं है। अगर फर्ज करें हम गलत बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जा रहा? जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बना के उसको लाइव पूरी दुनिया में दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं,
अगर हम झूठे होंगे तो भाई पूरी कौम देखेगी, कहेंगे बिल्कुल झूठे, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बसर साहब आप लोग खुद ही बना लेते ना 22-23 तकरीबन 3 हफ्ते थे आप लोगों के पास, तो खान साहब को चाहिए था। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की मेरे भाई वहीद भाई। हमारे डेप्टी स्पीकर ने सील्ड एनवेलप भेजा, हम नहीं भेजा, वो हमने ही भेजा चीफ जस्टिस साहब को। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस से पहले आप चाहते कि आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते, आप कहते जी पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट। जी जी वहीद भाई जान, हम वही सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं। हमारा जो वो तो तब लेकर गए ना बसर साहब, जब आप लोगों से सारा कुछ छीन चुका था ना, खुदा के लिए। जी वहीद भाई हमारा लेटर वहाँ चीफ जस्टिस साहब को रिसीव हो चुका। अब वो मेहरबानी करें ताकि वो जुडिशियल कमीशन बना दे। अगर हम सच्चे होंगे तो कौन देख लेगी। और दूसरी बात, अभी ये जो ईस्ट इंडिया एंड कंपनी की हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई है ना, जिनके नुमाइंदे आपके पास बैठे हुए हैं, जो भानुमती का कुनबा ये वायसराय के हुक्म पर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ये लोग अंदाजा करें ये कौन लोग हैं। जो 26 लोग हैं जो जमानतों पर है, मैं वजीर आजम, कुछ को सजाएं हो चुकी हैं, सजाओं वाले भी वजीर बना दिए गए हैं। तो मेरे भाई ये निजाम ऐसे नहीं चलेगा। सर अब देखें से बसर साहब, अब आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ तो टेररिज्म का केस चल रहा था। देखें ये तो सारी चीजें आपको पता है, ऐसे ना करें भाई पाकिस्तान के अंदर, और वो केसेस भी तब उनकी डिसीजन हुआ जब वो आरिफ अलवी साहब सदारत पे बैठे हुए हैं और खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी इंसाफ करें, ये 4-1 का केस प्रोग्राम ना बनाए, मेरी बात सुने, इंसाफ करें। इंसाफ ये है कि हमारे खिलाफ सियासी मुकदमात थे। यहाँ पे सूरत क्या हो रही है, तो आज ये जो फराह साहिबा के खिलाफ तहकीकात हो रही है, ये क्या है? आने दें, मैं कहता हूँ फराह साहिबा हो, इमरान खान हो, शौकत बसरा हो, जिन्हें लुटिया टिकटिकी से चढ़ा दियो, जो समोसे वाला है, जो टीटी वाला है, जो पापड़ वाला है, जो मकसूद चपरासी वाला है, कोई नहीं बचना चाहिए। नहीं लेकिन वो तो देखें, वो खातून तो आपके प्राइम मिनिस्टर के घर में रहती थी ना, फर्स्ट लेडी का वो साया थी। शी वाज लाइक अ शैडो टू द फर्स्ट लेडी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वहीद भाई मैं उससे अगली बात कर रहा हूँ जी। वो फर्स्ट लेडी की दोस्त हो, वो इमरान खान की अपनी जात हो, छोड़ दे फर्स्ट लेडी को, ठीक, शौकत बसरा की जात हो, किसी की जात हो, इवन फर्स्ट लेडी खुद हो, अगर किसी ने करप्शन की है तो मेरे भाई बातें नहीं, अमल। जिस तरह यहां पर बताया गया कि 16 अरब की टीटियां लगी हैं, मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे आए हैं, उसका कुछ जवाब लेकिन शहजाद अकबर को 3.5 साल आप लोगों ने स्टेट के पैसे से अलमिया है, उसको अलमिया पाकिस्तान का देखें ना बसर साहब, आप देखें ना, जेन्युइन बात करनी चाहिए कि नैब के होते हुए आपने उसको एडवाइजर बनाया, वो सारी मराहत इंजॉय करता रहा, ब्रॉडशीट के अंदर जो सेटलमेंट हुई, फिर वहां से जो मलिक रियाज के पैसे आने थे उसके हवाले से आपको मालूम है कि सारी डिटेल क्या थी, फिर आपने उसको फारग कर दिया, एक पैसा इस कौम को नहीं मिला, 4 साल जो है वो एहतसाब के ऊपर मुल्क के जाया कर दिया आपने। ये आपने बहुत अहम बात कही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। ये वहीद भाई हमारा निजाम जो है ना, इसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है। आप अंदाजा ये करें कि 3.5 साल केसेस चले, ओपन एंड शट केसेस हैं। किसी का कोब निकल गया, किसी ने खूंडी पकड़ ली, किसी ने कहा कि मेरी जो टांग है उसमें दर्द है, किसी ने कहा मेरी कमर में दर्द है। आजकल देखें इस तरह भागे दौड़े फिर रहे हैं सारे के सारे, जैसे ये कभी जिंदगी में बीमार ही नहीं हुए थे। पहले ये वेंटिलेटर से नहीं उतरते। चले आप बस सब थोड़ा सा मुझे उस पे ना पंजाब पे बता दें कि ये क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी चाहती है पंजाब में बड़ी ये कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सदर साहब गवर्नर साहब को आपस में खतूत लिख रहे हैं, एंड दैट्स इट, यू नो। और पंजाब पूरा 13 करोड़ का सूबा आपका, वो बिल्कुल जो है उसको पता ही नहीं है हमारी हुकूमत किसकी है यहाँ पे। वहीद भाई हम कभी इदारों से नहीं लड़ते, इदारों में अपने केस लड़ते हैं। तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है आइन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी गैर कानूनी फैसला किया, हमने उसको तस्लीम किया। मैं आज भी चैलेंज देता हूं, किसी मर्जी को लाकर यहाँ बिठा दें, किसी दानिश्वर को, किसी वकील को, मैं भी छोटा सा वकील हूं, जो स्पीकर की रूलिंग है वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात, अब जो बात कही आपने लाहौर हाई कोर्ट की, गवर्नर के अपने इख्तियारात हैं, उसमें हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर हम कुछ गैर आईनी कर रहे हैं, हम तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो फैसला है हमने चैलेंज कर दिया है। हम अदालतों में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर हमें कह देगी कि ये इस फैसले पर अमल करें, गैर आईनी गैर कानूनी होने के बावजूद
हम अमल कर लेंगे। और फिर उसके बाद इस्तीफे दे देंगे पंजाब असेंबली से। ये तो ज़हनी तौर पे तैयार है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, खबर भी ले लें, खबर भी ले लें। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਐਚਕਨਾਂ ਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਟ कोट टाइयां जल्दी जल्दी पा लो। ठीक, अल्लाह के फजल से ये निजाम नहीं चलेगा। ये भानुमती का कुनबा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इलेक्शन ही वाहिद हल है। हम ना सिर्फ पंजाब असेंबली से बल्कि पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली और केपी असेंबली, हमारी अपना चीफ मिनिस्टर है, वो भी डिसॉल्व कर देंगे। ये अभी केसेस शुरू हो गए हैं, तो मेरे भाई मुझे बताइए। लेकिन ये सारा कुछ हो सकता है कि नवंबर के बाद तक चला जाए, या आप लोग चाहते हैं नवंबर से पहले हो जाए? नवंबर की नहीं वेख्या मेरी जान जी, नवंबर तो बहुत दूर है। हाँ बस सही हो गया, सही हो गया। मैं क्विकली शॉर्ट ब्रेक ले लूं। रान साहब आपके पास, डॉक्टर साहब आपके पास, नवंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं ना वहीद भाई। जी जी, वे ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रान साहब, पंजाब की जो सिचुएशन पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं, सेंटर के अंदर तो चलें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद वहां पे सेंटर की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब एक प्रोसेस जो है गवर्नेंस का शुरू हो गया। पंजाब में सूरत हाल काफी गंभीर है, क्या इसका नतीजा निकलेगा? देखिए, नतीजा तो यही निकलेगा कि जिसके पास मेजॉरिटी है वो हुकूमत करेगा, और मेजॉरिटी जो है वो वोट के अंदर शो हो चुकी है। अब इसको एक बहरान की सूरत जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू उसको देती जा रही है, और ये एक शर्मनाक मुकाम है कि एक हल्फ जैसी फॉर्मेलिटी, जो कि एक फॉर्मेलिटी है लेकिन जरूरी है, आईनी फॉर्मेलिटी है, उसको रोक के बैठे क्योंकि इनका इख्तियार है। लेकिन मैं समझता हूं इख्तियार भी नहीं है, क्योंकि आईनी तौर पे भी कोई वो इसकी रुकावट नहीं, इसको रोक नहीं सकते। इन्होंने कराना ही कराना है। इनको अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर बंदा अपॉइंट हो जाएगा कराने के लिए। हाई कोर्ट का फैसला भी बड़ा क्लियर है, इट इज ए रिकमेंडेशन, और उस रिकमेंडेशन को पढ़े तो आपको समझ आती है कि कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी लीगल टीम इसको देख रही है, और मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई है, तो हम कल जो है वो हमारी लीगल टीम इसको टेकअप करेगी। लेकिन निहायत ही वो जो जिस तरह वो होते हैं ना, खेडांगा ना खेडन दवांगा, तो इस मुल्क को चलने दें। आप मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, इतना रोना ना रोए कि जो है वो लोगों को आप पे तरस आए कि ये कितने बेचारे हैं जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं लेकिन कोई दिखाते नहीं है। तो थोड़ा ये मेरा तो इस पे यही मौक़िफ़ है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो बसरा साहब अभी कह रहे थे कि हम किसी को पकड़ नहीं सके, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कोई चीज साबित नहीं हुई, और इन्होंने कहा कि कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो आप करते ना रिफॉर्म्स। आप तो जुडिशरी को अटैक कर रहे थे, आप तो जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी इज्जत उछाल रहे थे, और अब आप भीगी बिल्ली बन के माफिया मांग रहे। तो आपने रिफॉर्म्स क्यों नहीं की? आप तो जुडिशरी के साथ, आप तो जो है वो ईसीपी के चेयरमैन की भी तारीफ कर रहे थे। आपने खत जारी किया कि ये अपराइट ऑफिसर है, इसको जो है मैं रेकमेंड करता हूं, बड़ा जबरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है। फिर इमरान खान साहब ने बयान दिया कि अब सही ईसीपी का चेयरमैन लगाए। लेकिन मसला ये है कि जब अपनी चोरी पकड़ी गई, अपनी डकैती जो है वो वोटों के ऊपर पकड़ी गई, तो तब इन्होंने गालियां दी और कहा कि हम आग लगा देंगे। फिर माफी मांगी, फिर हाथ जोड़ के माफी मांगी, हमारे से गलती होगी, हमें माफ कर दें। फिर वही बातें कर रहे हैं। 2 फाइनेंस मिनिस्टर उसमें थे, एक फवाद साहब थे और एक आजम स्वाति साहब। दोनों ने फिर नेचुरल जो आप बात कर रहे हैं यही कुछ फिर उन्होंने ईसीबी में जाके किया। लेकिन देखिए, अब ये जो अपना केस लड़े, जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें आपने दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन छुपाई हैं, अपने मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस कराई हैं, वो केस लड़े भाई। आप अदारे से लड़ रहे हैं, आप अदारे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं गैर आईनी फैसला। ये कैसे आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है गैर आईनी है? आप सुप्रीम कोर्ट की भी तस्दील कर रहे हैं। यानी कि कोई तो किसी अदारे को तो छोड़ दें, कोई चीज तो तस्लीम करें जो आपको, यानी कि आपके खिलाफ आ जाए तो आप उसको गाली गलौज देना शुरू कर दें, अदारों की तस्दील कर दें। आप इसी तरह आपने एक डेफेमेशन का सिलसिला जारी किया पूरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। यानी कि आपको जब विसाखियां मिली और जब तक वो आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाते रहे, आप 1 पेज पे थे, और जब पीडीएम ने कहा भाई आप अपने आईनी हदूद में काम करें, और जब वो आईनी हदूद में आए तब से आपने उनको भी गालियां देना शुरू कर दी। तो यानी कि मैं समझता हूं कि ये जो पार्टी है,
اپنے یہ خود ایک اپنے بیانیوں کے اندر خود پھنس چکی ہے, اپنے فیک پروپیگنڈا کے اندر پھنس چکی ہے, اور یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. دیکھیں جھوٹ زیادہ دیر نہیں چلتا, جھوٹ مہینہ چلے گا, 2 مہینہ چلے گا, 4 مہینہ چلے گا. لیکن رانا صاحب یہ آپ مانیں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب از اے پاپولر لیڈر اور فالوئنگ تو ان کی ہے نا, اس بات کو تو تسلیم کریں سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی. یہ اور بات ہے کہ وہ اس اسٹرینتھ کو وہ کس طرح سے مس یوز کرتے ہیں اداروں کے خلاف, لوگوں کے خلاف, بٹ اسٹل لوگ جو ہیں ان کو فالو تو کر رہے ہیں. میں تسلیم کرتا ہوں, جی میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ پروپیگنڈا کے یہ ماسٹر ہیں. وہ جو جوزف گوبلز تھا جس نے کہا تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اور اس کو بار بار دہراؤ, اتنا دہراؤ کہ اس کو لوگ سچ مان لیں, یہ اس اسٹریٹجی پہ پورا اترتے ہیں. میں سلوٹ مارتا ہوں. پروپیگنڈا منسٹر آف ہٹلر کا جو پروپیگنڈا منسٹر تھا, جی بالکل, یہ اس سے 2 ہاتھ آگے. میں آپ یقین کریں وحید صاحب, میں شوق میں چلا گیا جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بڑے زبردست وہ بیانیہ دیا کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے, تو عمران خان صاحب نے اگلے دن سپیچ کی, دیکھو میری بات سچی ثابت ہوگی. میں نے کہا یار اس بندے کے ماتھے پہ بل نہیں آتا, یہ 22 کروڑ عوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ بولتا ہے, اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. یہ کمال کا زبردست پروپیگنڈا کرتا ہے. بھائی یہ ابھی جو بول رہے تھے نا ایسٹ انڈیا کمپنی والے, ان کے نمائندے, ان سے یہ پوچھیں یہ اسمبلی تو جعلی اسمبلی تھی, یہ سلیکٹڈ اسمبلی تھی, اس اسمبلی پہ تو یہ لعنت بھیجتے تھے, یہ تو سلیکٹرز نے بنوائی. اس کا جواب لے لیں, سن لیں, صبر کر لو نا. تو اب آؤ نا میدان میں میرے بھائی. ابھی خانہ کعبہ میں یہ گئے ہیں اللہ کے گھر میں, ابھی ذرا نکال رہے سوشل میڈیا پہ. بس صاحب میں اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحبہ کو لے لوں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا دونوں کا زبردست جواب دیں. جی ابھی خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں یہ گئے ہیں. تو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے خانہ کعبہ میں بھی جو ہے وہ تقسیم پیدا کر دی ہے. آپ کے جھوٹے بیانیے سے آپ اتنے بدتمیزی اس ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کی بھی جو ہے وہ اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. ان لوگوں کو کس طرح کی بات نعرے لگا رہے ہیں. Shameful. It is shameful. You should be ashamed of yourself. کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر کس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں. کچھ تو شرم کریں, یہ نعرے ہم بھی, ہمارے لوگ بھی سپورٹرز لگا سکتے ہیں. یعنی کہ یہ آپ چاہتے ہیں تصادم ہو, آپ چاہتے ہیں لوگ دست مہربان ہو, آپ کو شرم آنی چاہیے. اگر آپ اس چیز کے اوپر آپ خوشیاں منا رہے ہیں, you should be ashamed of yourself. It is shameful. رانا صاحب اور بسرا صاحب نے مجھے اگر اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی لے لوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات تو سن لیں, جی شرموں کے لیے خانہ کعبہ میں نعرے لگ رہے ہیں, چور ہے چور ہے چور ہے, تو بتائیں کہاں جائیں گے یہ. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ یہ نعرے لگ رہے ہیں. اگر کوئی لگا رہا ہے اس بندے کو شرم آنی چاہیے. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ایسے نعرے لگے. آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ جو دولت شاہ کے چوہے ہیں, یہ جو بن مانس ہیں, یہ چھپ نہیں سکتے اب پاکستانی عوام سے. ان کے گھروں میں لوگ ان کو نکلنے نہیں دیں گے. آپ کا رویہ شرمناک ہے. جی بس صاحب ایک سیکنڈ, ران صاحب پلیز کائنڈلی, اگر ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اے سی پی کے حوالے سے جو خان صاحب کی جو اس وقت بیانیہ ہے یا جس قسم کا وہ احتجاج کر رہے ہیں وہاں پہ, کیا یہ وہ خوف ہے اس فورن فنڈنگ کیس کی ڈیسیژن کا جس کی وجہ سے وہ اس وقت ان کو یاد آیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ تو پھر اپنی گورنمنٹ کے دوران ان کو پہلے تو ان کو اپوائنٹ ہی نہ کرتے, پھر ان کو اپنی گورنمنٹ میں ان کو فارغ کرواتے, جو بھی طریقہ کار تھا. اب جب ان سے سب کچھ نکل چکا, کبھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, کبھی کہتے ہیں جی ان کو آپ فارغ کر دیں. سو واٹس ہیپننگ؟ دیکھیے بھائی صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پروگرام کا ڈیکورم ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو بھی بندہ آئے یا جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہو کسی بھی پارٹی کا, اس کو تھوڑا سا تہذیب کرنی چاہیے. وہ تہذیب سے باہر آ کے جو ان کے اندر کا انسان ہے وہ باہر لا کے بات کریں. ان کو چاہیے کہ وہ تمیز سے تہذیب کے ساتھ, اگر وہ پڑھے لکھے. آئی ایگری میڈم, لیکن کیا کریں اب مہمان سارے, اب ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی ہے تو خان صاحب کو ابھی صبر کرنا چاہیے, ٹھنڈا پانی پینا چاہیے. جب فارن فنڈنگ کیس کا 9 سال تک انہوں نے مزہ لیا ہے آرام سے بیٹھ کے, تو ابھی اس کا فیصلہ آنے دیں. اگر وہ سخرو ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو ثاقب نثار صاحب کے کہ وہ صادق اور امین ہیں جنہوں نے
तोशा खाना की घड़ियां और चीजें बेच के बनी गाला की आवाम के लिए सड़कें बनवाई हैं, वो भी उनका झूठ सामने आ चुका है। तो इस तरह के अगर झूठ सादिक और अमीन बोलेंगे, रियासत मदीना के दावेदार बोलेंगे, तो मेरे ख्याल में जो वर्डिंग बसरा साहब दूसरों के लिए बोल रहे हैं, एक दफा उनको आईना जरूर देख लेना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। और बहुत शुक्रिया आपका कि ऐसे लोगों के बीच में आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अगर आइंदा आप ऐसे लोगों को इनवाइट करें तो मेहरबानी करके हमें ना बुलाया करें, क्योंकि आप कहीं आने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आप कहीं लोग आने के काबिल ही नहीं रहेंगे। आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बस साहब बहुत शुक्रिया। बस साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर शाहिजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, खालिद अमान साहब, चारों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।